तो बच्चों यहाँ पर आपके पास अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके कोर्स में है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये डिस्कशन यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग क्वेश्चंस की हेल्प से आपको एक एक करके थ्योरी इंडिकेट करते चले जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे बच्चों सबसे पहले हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और किस तरह से करना है वो आप ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो आप सब रेडी हैं? आई थिंक रेडी होने चाहिए। चलिए देखिए बच्चों किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले बच्चों कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन यही होते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो बच्चों जैसा कि आप लोग पॉलिनोमियल ऑलरेडी पढ़ के आए हैं तो आपने देखा है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अगर कोई इक्वेशन होती है तो उसके अगर रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, तो आप ये पहले से जान चुके हैं कि जो सम ऑफ रूट्स होता है वो होता है माइनस बी बाई ए और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो होता है सी बाई ए। अब बच्चों क्या होता है बेसिकली रूट्स निकालने से पहले, ये तो चर्चा थी अभी पॉलिनोमियल की जितना आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा। अब क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके रूट्स निकालने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। अब आप कहोगे सर व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट को बच्चों हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट आप याद रखिएगा 0 से बड़ा आता है तो आपको याद रखना होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। और बी पार्ट में अगर डिस्क्रिमिनेंट दैट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 आता है तो उसके टू रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। और अगर सी पार्ट में डिस्क्रिमिनेंट जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है अगर वो नेगेटिव आ जाता है दैट मींस लेस देन 0 तो उस इक्वेशन के नॉन रियल रूट्स होते हैं, यानी आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। और बच्चों याद रखिएगा रूट्स को हम लोग रूट्स भी कहते हैं या जीरोस भी कहते हैं, क्योंकि आपने जीरोस का भी नाम देखा है पॉलिनोमियल में, तो आप रूट्स भी कह सकते हैं, जीरोस भी कह सकते हैं या सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। अब बच्चों आपके पास जब आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए लिखा क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो तुम कहोगे इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स की कंडीशन पूछी गई, तो हमने कहा मैंने आपको स्पेसिफाई करके बता दिया कि इक्वल रूट्स तभी एग्जिस्ट आते हैं जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, इक्वल टू 0। समझ में आया? तो सबसे पहले बच्चों आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको लिखिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स 3 प्लस 2k माइनस 2x टाइम्स 1 प्लस 3k। अब बच्चों कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में दिखती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिखती है। अब ध्यान से देखिए आपका एक्स स्क्वायर ये हो गया माइनस 2x टाइम्स 1 प्लस 3k आपको नजर आ ही रहा है और 7 टाइम्स 3 प्लस 2k को आपने इस तरफ लिख दिया। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों किया? हमने बेटा ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना होता है। तो जब आप यहाँ कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, a विच इज इक्वल टू 1। जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट बनेगा नीचे b और ऊपर x का कोफिशिएंट बनेगा माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस 3k। कांस्टेंट किसे कहते हैं, जिसमें x ना हो, तो कांस्टेंट यहाँ पे c है और यहाँ पे कांस्टेंट है 7 टाइम्स 3 प्लस 2। तो बच्चों ये आपकी इक्वेशन बन गई। आपने जब कंपेयर किया तो आपके पास a क्या आया, 1 आया, b क्या आया माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस 3k आ गया और c क्या आया 7 टाइम्स 3 प्लस 2k आ गया। ठीक है। अब बच्चों फॉर इक्वल रूट्स याद रखिएगा बच्चों, अभी से ही दिमाग लगाइएगा। फॉर इक्वल रूट्स के लिए हमने आपको कंडीशन बता दी कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इक्वल टू 0 करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसे आपको 0 करना होगा। तो बच्चों जैसे ही आप इसको 0 करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो अननोन k है उसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी।
कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस 4a और ये हो गया c। ये आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल टू 0 कर दिया। ये वैल्यू बच्चों 4 है, ये वैल्यू हो गई 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 इंटू 7 टाइम्स 3 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप 4 कॉमन ले लेंगे। जब आप 4 कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स 3 प्लस 2k इक्वल टू 0। 4 तो बच्चों कॉमन आकर के 0 में चला गया। अब जो अंदर है उसको आप ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस 21 माइनस 14k इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपकी फाइनल इक्वेशन बनी है 9k स्क्वायर माइनस 14k प्लस 6k। दैट मीन्स माइनस 14 प्लस 6 होता है माइनस का 8k, माइनस 14 प्लस 6 होता है माइनस का 8k, और बचा माइनस का 20 इक्वल टू 0। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसे आपको फैक्टराइज करना है। तो 9 इंटू 20 क्या होगा 180। 180 को ऐसे स्प्लिट करो कि 8 आ जाए, तो तुम कहोगे सर 18 10 जा 180 भी होता है और माइनस 18 प्लस 10 माइनस 8 भी होता है। तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। दिस इज 9k स्क्वायर माइनस 18k प्लस 8k माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये बच्चों मैंने इस तरह से इसको ब्रेक कर दिया। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई है। इसमें 9k कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा k माइनस 2। ठीक है, इसमें बच्चों क्या कॉमन लेंगे, तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 18 10 जा बताया था ना, जस्ट वेट, 18 10 जा 180 होता है, तो माइनस 18 प्लस 10 दिस इज माइनस। हाँ अब ठीक है। अब यहाँ बच्चों 10 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आएगा k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर क्या बन जाएंगे 9k प्लस 10 इंटू k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से k की वैल्यू निकलेगी, एक बार k माइनस 2 को 0 करेंगे और 9k प्लस 10 को भी 0 करेंगे। तो यहाँ से बच्चों k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10 बाई 9 और k की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों अब आपको याद रखना होगा कि आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन को किया कैसे ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप लोग समझ गए कि क्वेश्चन को करने का क्या पैटर्न है। दूसरे क्वेश्चंस को परफॉर्म करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों आप लोग रेडी हो जाइए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, यहाँ पे जो स्पेस गिवन है उसी स्पेस को यूज करके कर लेते हैं। क्या गिवन है जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t x इज इक्वल टू 2/3 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि x इक्वल टू 2/3 इस इक्वेशन का रूट है। अगर रूट है तो क्या करता है उसको, वो जीरोस हो गया, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा दीजिए। 7 इंटू एक्स, एक्स क्या हो गया 2/3, एक्स क्या हो गया 2/3। तो बच्चों मैंने इसको सेटिस्फाई करा। अब मैं सेटिस्फाई कराऊंगा और यहाँ पे मेरे पास जो अननोन है t वो निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया बच्चों 7 इंटू 4/9 प्लस 2t/3 माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया। अब बच्चों उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जल्दी से जल्दी एक काम कर लीजिए, पूरी इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 28 हो जाएगा। यहाँ बच्चों सेकंड वाले टर्म में 9 अगर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ऊपर 9 मल्टीप्लाई होते ही 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 बचेगा। तो क्या लिखेंगे हम 60, और यहाँ कितना हो जाएगा 9 3 जा 27 इक्वल टू 0। तो ये बच्चों मैंने एलसीएम लेके कर दिया। तो ये हो गया 60, आगे देखिए 28 माइनस 27 विच इज 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों t की वैल्यू कितनी आ गई -1/6। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया बी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका मैंने ओवर कर दिया। इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। दूसरे क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करने का वे देखिएगा हम इसको किस तरह से करते हैं। इसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं। तो आप सब रेडी हो जाइए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए।
ये हो गया आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। देखिए किस तरह से करना है। सबसे पहले अगर आप इसको करना चाहते हैं तो बच्चों आप देखिए पैटर्न क्या लिखा हुआ है। x इज इक्वल टू, सबसे पहले स्क्वायर रूट के अंदर 2 लिखा है। फिर से बच्चों क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट है, फिर से 2 लिखा हुआ है, फिर से स्क्वायर रूट है, फिर से 2 लिखा हुआ है, फिर से स्क्वायर रूट है, फिर से 2 लिखा हुआ है, फिर से स्क्वायर रूट है, फिर से 2 लिखा हुआ है। ऐसा बच्चों ये प्रोसेस चलता चला जाएगा इनफिनिटी तक, यानी इसका कोई एंड ही नहीं। अब बच्चों ये मान लो अगर आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले आप एक समुद्र बना। हमने कहा समुद्र में आप जाओ और समुद्र में जा करके एक बाल्टी पानी लेकर के आ जाओ, तो क्या समुद्र का शेप बदल जाएगा? क्या समुद्र में पानी कम हो जाएगा? नहीं कम होगा। समुद्र पहले भी समुद्र था, अभी भी समुद्र रहेगा। यानी अगर हम समुद्र से एक बूंद पानी कम कर दें या एक बूंद पानी उसमें डाल दें, समुद्र तो समुद्री रहता है। ये बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों अगर हम ये जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर हम इस क्वेश्चन में ये वाला ब्रैकेट हटा दें तो ये अभी भी x है। ध्यान दे रहे हो? ये अभी भी क्या है? x है। और पहले भी क्या था? x था। नहीं समझ पाए भाई? अगर हमने ये वाला ब्रैकेट हटा दिया तो ये अभी भी x, पहले भी क्या था? x था। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा अगर मैं ये 2 ब्रैकेट हटा दूं तो ये अभी भी वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, x है। ये बात आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? तो दैट मीन्स बच्चों अगर हम समुद्र से एक बूंद अगर पानी कम करते हैं या 2 बूंद पानी कम कर देते हैं तो उसका रिजल्ट वही रहता है जो था। अगर वो पहले x है तो वो बाद में भी x है। दैट मीन्स बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करने की ट्रिक ये होती है कि आप सबसे पहले x लिखो और +2। मैंने आपको क्या बताया था कि आगे का जो भी पार्ट लिखा हुआ है यानी ये वैल्यू, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? x। अब आपने सही बोला, इसका नाम क्या है? x। क्योंकि एक बूंद कम करने से उस पर कोई इफेक्ट होना पड़ेगा। तो तुम कहोगे यस, इस पूरी क्वांटिटी को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? x से। किससे रिप्लेस कर सकते हैं पूरी क्वांटिटी को? x से। तो बच्चों सबसे पहले क्या लिखा था यहाँ पे? 2, और फिर ये क्या बन गया आगे? x। ये बात सबको समझ में आई? बच्चों ये वाला 2 तो एज इट इज लिखा हुआ है, लेकिन आगे वाली पूरी क्वांटिटी किसमें कन्वर्ट हो गई? x। आई थिंक सबको समझ में आ गया। और अगर बच्चों समझ में आ गया तो अब आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए और क्वेश्चन में पढ़ लीजिए लिखा क्या। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिख दे रहा हूं। ये था क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों आपको निकालना क्या था? यहाँ से आपको x ही निकालना। तो जल्दी से बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो अब आप इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग। तो आप लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आप इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग, जैसे ही बच्चों दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर रूट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है, ये बात सबको पता है। यानी इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन। अब बच्चों इस इक्वेशन को आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ब्रेकअप करो अगर इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो तुम कहोगे सर यहाँ 1 है और यहाँ -2 है, 1 इंटू -2 होता है, तो 2 1 या 2, इसको अगर हम ब्रेक करें -2 + 1 तो शायद ब्रेक हो सकता है। जरा करके देखते हैं। x स्क्वायर माइनस x को क्या लिख सकते हैं? -2x + x लिख सकते हैं। लिख सकते हैं? यस सर। यानी x कॉमन लेकर के अंदर आ गया x -2, 1 कॉमन लेके अंदर आ गया x -2 इक्वल टू 0। यानी इसके फैक्टर हो गए x -2 x + 1 इज इक्वल टू 0। दैट मींस आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 2 और -1। ठीक है। अब बच्चों इसमें एक आंसर एक्सेप्ट होगा, दूसरा आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों जो x है वो क्या है? किसी का स्क्वायर रूट है। जो x था स्टार्टिंग में वो क्या है? किसी का स्क्वायर रूट है। ध्यान दिया रहा आपका? ये देखिए x क्या है? किसी का स्क्वायर रूट है। बच्चों किसी का भी जो स्क्वायर रूट होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मतलब आपने देखा होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2 होता है, लेकिन मैंने आज तक आपको स्क्वायर रूट ऑफ -4 नहीं लिख के दिया, ये डिफाइन नहीं होता। दैट मीन्स बच्चों जो x होगा वो किसी का स्क्वायर रूट है, तो जो x का रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो क्या x -1 हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए हम -1 को रिजेक्ट कर देंगे और x हमारा 2 हो जाएगा।
और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तो मैं इसमें x इक्वल टू 2 पे टिक कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे आंसर है ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, सीधा सीधा इक्वेशन मैच कर देता हूँ। इक्वेशन आपने क्या निकाली थी? इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर। आप चेक कर लीजिएगा, सी पार्ट जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन हो गया, सिक्स्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके पास आ गया, इसे आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन तो आप सीख ही चुके हैं, तो जल्दी से फैक्टराइज करके इसे हमको दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है बच्चों उसमें? इसमें लिखा है √7y² माइनस 6y माइनस 13√7 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन का बच्चों क्या रूल होता है? पहले हम y² का जो कोफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि बच्चों √7 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 13√7 से, तो √7 7 हो जाता है, 13 7 या 91 हो जाता है, तो ये आ जाएगा माइनस का 91। अब 91 को ऐसे स्प्लिट करना है कि वो -6 कर दे, तो तुम कहोगे सर 13 7 या 91 होता है, और 13 माइनस 7 6 भी होता है, यानी कि हम -6 को कैसे लिख सकते हैं? -6 को लिख सकते हैं -13 + 7, तो ये -6 हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? समझ में आई कि नहीं आई? बस अब आप इसमें वर्किंग करिए। ये हो जाएगा √7y², मिडिल टर्म आप स्प्लिट कर दीजिए, दिस इज -13y + 7y -13√7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? समझ में आई कि नहीं? अब बच्चों आप इसको ब्रेक करिए धीरे धीरे। क्या कॉमन आएगा? y कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा? √7y -13। फिर बच्चों क्या कॉमन ले सकते हो? √7। √7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि बच्चों 7 बन जाए? तो हो गए √7। ये बात समझ में आई? हमने यहाँ पर 7 था, इधर √7 था, तो हमने √7 कॉमन लिया। अब हम √7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास वापस 7 आ जाए? तो तुमने कहा √7, तो √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा? वापस का 7y हो जाएगा, है ना? इसका मतलब जो हम कर रहे हैं वो क्या है? सही है। आगे क्या बचेगा बच्चों? √7 कॉमन लिया तो 13 बचेगा इक्वल टू 0, यानी आपके फैक्टर्स हो गए y + √7 और √7y - 13 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ से बच्चों y की वैल्यू 2 आई, एक आई है -√7 और दूसरे वाले फैक्टर को 0 करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 13/√7। तो बच्चों -√7 13/√7 -√7 13/√7, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी पार्ट। आई थिंक ये आप लोग को क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को बच्चों पहले पढ़ दीजिए, इतनी स्पेस में शायद हो जाए, पढ़ लीजिए। लिखा है 2 कैंडिडेट्स अटेम्प्ट to solve a quadratic equation of the form x² + px + q = 0। दो स्टूडेंट हैं, वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। वन स्टार्ट विद द रॉन्ग वैल्यू ऑफ p, एक ने p की रॉन्ग वैल्यू निकाली है, इसका मतलब उसने सम ऑफ रूट्स गलत निकाला। मेरी बात समझो, लिखा है वन स्टार्ट्स विद द रॉन्ग वैल्यू ऑफ p एंड फाइंड्स द रूट्स ऑफ 2b 2 and 6। इस इक्वेशन के रूट्स क्या है? 2 और 6। ये बात समझ में आई? द अदर स्टार्ट्स विद द रॉन्ग वैल्यू ऑफ q, उसने क्या किया? उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया और उसने q की वैल्यू रॉन्ग निकाल ली। यहाँ p की वैल्यू रॉन्ग थी तो रूट्स से 2 और 6, यहाँ पे q की वैल्यू रॉन्ग है तो यहाँ पे रूट्स क्या है? 2 और -1। कह रहा फाइंड द करेक्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लीजिए। 2 कैंडिडेट्स अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x² + px + q = 0। One starts with a wrong value of p and finds roots to be 2 and 6. The other starts with the wrong value of q and finds roots to be 2 and -9. Find the correct roots of the equation. I think बच्चों आप लोग को ये बात अब समझ में आने लगी होगी कि अगर पहली वाली इक्वेशन में
P गलत है, लेकिन Q तो गलत नहीं है, क्योंकि पहली वाली इक्वेशन में उसने P को गलत कहा, लेकिन Q गलत नहीं है। Q गलत नहीं है, तो अगर हम इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है C/A, होता है। फर्स्ट वाली इक्वेशन का अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखें तो वो क्या होगा? वो होगा C/A। C की जगह क्या है? Q, A की जगह क्या है? 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा? 2 × 6 विच इज 12। ये बात समझ में आई? उसी तरह से बच्चों जो दूसरी इक्वेशन में उसका Q रॉन्ग है, लेकिन P तो रॉन्ग है नहीं। P रॉन्ग नहीं है तो P है क्या? P कब अपीयर होता है? जब हम रूट्स का सम करते हैं। यानी अगर हम इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स लिखते हैं तो होता है -B/A, और B की जगह क्या है? P, A की जगह क्या है? 1। यानी इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स सही है, क्योंकि उसी ने कहा कि Q रॉन्ग है। Q रॉन्ग होने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रॉन्ग है, लेकिन सम ऑफ रूट्स में P अपीयर होगा, इसका मतलब वो सही है। तो जो सम ऑफ रूट्स होगा वो किसके इक्वल होगा? रूट्स के सम की। तो मैंने रूट्स का सम कर दिया, वो कितना आया? -7। यानी P की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो बच्चों यहाँ से दो वैल्यूज आपने निकाली, एक P की वैल्यू और एक बार Q की वैल्यू। तो बच्चों अगर P आ गया, Q आ गया, तो P और Q आने का मतलब अब आप उस इक्वेशन के करेक्ट रूट्स निकाल सकते हैं। जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन, उसमें P और Q की वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट करना स्टार्ट करिए, which is x² plus px plus q is equal to 0। ठीक है, इसको बच्चों फैक्टराइज कर लीजिए। 12 1 जा 12 होगा और 4 3 जा भी 12 होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं x² plus 4x plus 3x plus 12 is equal to 0। फैक्टर करेंगे तो अंदर आ जाएगा x plus 4, फिर 3 कॉमन लेंगे तो x plus 4 equal to 0। दैट मीन्स बच्चों यहाँ से आ गया x plus 4 x plus 3 equal to 0। दैट मीन्स x क्या आ गया? -4 और -3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी पार्ट। बी पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों इस पेज के लगभग सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है? लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ रियल फैक्टर्स। तो यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग रियल फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं, ये उसके लिए पूछा। तो आप जल्दी से कर लीजिए। जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखिए, फर्स्ट वाली इक्वेशन के क्या फैक्टर हो सकते हैं? जल्दी सोच के बताइए, चेक करके देखते हैं। अगर हम इसके फैक्टर करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन के, तो फैक्टर आएंगे x², 3 1 जा 3, यानी कि -3x plus x plus 3। तो बच्चों इस वाली इक्वेशन के फैक्टर नहीं हो पाएंगे, आप चेक कर लीजिए। क्यों नहीं हो पाएंगे बच्चों? क्योंकि देखो फैक्टर हो ही नहीं पा रहे। अगर आप फैक्टर करोगे तो पहले आएगा x -3 और बाद में आ जाएगा x + 3, तो फैक्टर कहाँ हुए? यानी इसके फैक्टर नहीं हो सकते। और बच्चों फैक्टर हो उससे पहले आप चेक कर लिया करो क्या? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। तो ये बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है? 4 - 12 विच इज -8। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है? लेस देन 0। कभी बच्चों किसी भी इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, उसके नॉन रियल रूट्स होते हैं, रूट्स होते ही नहीं है। रूट्स कब होते हैं? जब d greater than 0 हो और d equal to 0, सिर्फ इसी केस में रूट्स होते हैं। d less than 0 के केस में कोई रूट नहीं होता है। इसका मतलब पूछा था बच्चों, which of the following quadratic expression can be expressed as a product of real linear factors। तो तुम कहोगे पहले वाले को तो हम नहीं कर सकते, उसके फैक्टर नहीं, क्योंकि उसका d क्या है? नेगेटिव। दूसरी वाली इक्वेशन को बच्चों हम लोग ध्यान देते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन में लिखा है 3 × -√3। चलो पहले बच्चों इसका हम डिस्क्रिमिनेंट ही निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? b², ठीक है, -4a and c। फिर चेक करिएगा, डिस्क्रिमिनेंट मैंने लिख दिया है b² -4ac। तो बच्चों यहाँ पे तो ऐसा देख के लग रहा है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, यानी इसके फैक्टर हो सकते हैं। ये 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, और 12 × √3 दैट मींस 12 √3।
इसका बच्चों डी ग्रेटर देन 0 है, इसका जो डी है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। समझ में आया? तो बी ऑप्शन बच्चों हो सकता है, इसके फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि डी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। सी वाले पार्ट में, सी वाले पार्ट की चर्चा हम लोग करते हैं। तो बच्चों जो बी पार्ट है उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब उसके फैक्टर हो सकते हैं, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। और दूसरे पार्ट में क्या लिखा है बच्चों, दूसरे पार्ट में यानी कि सी वाले पार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। पूछिए क्यों? बच्चों याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल इक्वेशन की पहचान होती है कि उसमें अगर आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख रहे हैं, लेकिन आपने इस x को x ना लिख करके रूट x लिख दिया, तो इसको हम पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं कहते। ये बात आपको ध्यान देना होगा। ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन में x की पावर जो होती है वो हमेशा एक इंटीजर होती है। अगर आपने गलती से रूट x लिख दिया तो ये रूट x का मतलब होता है x की पावर में हाफ, जो कि इंटीजर नहीं हुआ, फ्रैक्शन हो गया। इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 लाइक दैट। ठीक मन में? तो बच्चों आपको याद रखना होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते ही तभी हैं जब x की पावर क्या हो, x की पावर इंटीजर हो। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। तो सी वाला पार्ट तो बच्चों ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि इसके अंदर लिखा है रूट के अंदर 5x, इसका मतलब x की पावर के ऊपर क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया, इसका मतलब x की पावर हाफ हो गई। तो सी वाली पार्ट तो पॉलिनोमियल इक्वेशन है भी। तो बाय द वे बच्चों इस क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कर लिया, उसके 6 के 6 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए इस पेज पे। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या निकाला है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज। बच्चों हमें इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बताता है, जल्दी से बताइए क्या है। इक्वेशन इज -3x² प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो उसमें माइनस मल्टीप्लाई करके पहले उसको आप पॉजिटिव बना दिया। तो बच्चों हमने इस इक्वेशन में माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। इसका a क्या है 3, b क्या है -2 और c क्या है 8। निकाल लीजिए डिस्क्रिमिनेंट। क्या होगा, b² माइनस 4ac which is b² माइनस 4a एंड c। इसको आप चेक कर लीजिए। 4 माइनस 4 3 जा 12 और 12 8 जा कितना होता है 96 और 4 माइनस 96 कितना हुआ सर -92। यानी आंसर कितना हो गया, ए पार्ट। तो बच्चों अगर आपको प्लस माइनस नहीं आता है तो आप उसको अलग से रफ वर्क में कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया ए पार्ट, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमें इस इक्वेशन का निकालना था, वो मैंने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जल्दी से बच्चों को नेचर बताना है, और नेचर बताने के लिए मैंने अभी क्या बताया था कि सबसे पहले आप इसको कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो आपके abc आ जाएंगे। उसके बाद नेचर के लिए मैंने बताया था कि आप निकालोगे डिस्क्रिमिनेंट व्हिच इज b² माइनस 4ac। तो ये बच्चों हो गया 25 माइनस 7 4 जा कितना होता है 28। 7 4 जा 30 नहीं होता, 7 4 जा 28। यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस, इसका मतलब डी बच्चों लेस देन 0 आ रहा है। डी लेस देन 0 का मतलब होता है नो रियल रूट्स। क्या होते हैं, नो रियल रूट्स, इसका कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। डी इक्वल टू 0 आता तो इक्वल रूट्स होते। चलिए नेक्स्ट, द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन आर, मुझे एक नेक्स्ट इक्वेशन गिवन है a² x² माइनस abx माइनस b² इक्वल टू 0। जरा चेक कर लेते हैं। x² का कोफिशिएंट a², तो a आपका क्या हुआ a², b आपका क्या हुआ -ab और c आपका क्या हुआ -b²। चलिए बच्चों जल्दी से डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² which is b² -4, ये हो गया a और ये हो गया c।
सी बच्चों माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, वो आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी डिस्क्रिमिनेंट आया है 5a स्क्वायर बी स्क्वायर। समझ में आया? पूछ रहा है बच्चों कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, नॉन रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, क्या होंगे? नॉन रियल। तो बच्चों उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ए बच्चों कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर। अगर हम रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे मान लो आपने -1 का स्क्वायर किया, -2 का स्क्वायर किया, -1 का स्क्वायर +1 होता है, -2 का स्क्वायर +4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ए स्क्वायर क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। बी स्क्वायर भी क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। 5 भी क्या है, पॉजिटिव। तो 5 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, और डी ग्रेटर देन 0 का मतलब तो मैंने आपको बताया था कि रूट्स होंगे लेकिन वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, अनइक्वल। उस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी पार्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्या लिखा हुआ है, द इक्वेशन हैज नो रियल रूट। ये तो बच्चों खुद ही कह दे रहे हैं कि इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं है। तो बताओ सही कंडीशन क्या है। मैंने ए बी सी को लिख दिया, बताइए। कोई रियल रूट नहीं है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, लेस देन 0 होता है। तो जल्दी से कर दो बच्चों। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने इसको लेस देन 0 कर दिया। तो ये कितना आ गया, पी स्क्वायर माइनस 4q लेस देन 0, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम 4q को उधर कर दें तो पी स्क्वायर लेस देन 4q आ जाए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, बी पार्ट। आई थिंक बच्चों आपको करना तो समझ में आ गया होगा किस तरह से करते हैं। हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 11। लिखा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए बच्चों फिर से हम बता चुके हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करते हैं। तो आपके पास क्या है, 4x स्क्वायर। बच्चों हम डायरेक्टली कंपेयर करके लिख देते हैं। आपका a क्या हो गया, 4 हो गया। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट -3k हो गया। c क्या हो गया, 1 हो गया। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज 9k स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स बच्चों यहाँ से क्या आ गया, 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दैट मीन्स k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 9। तो बच्चों क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 बाय 9 विच इज इक्वल टू 16 होता है बच्चों स्क्वायर रूट में 4, 9 होता है 3, तो स्क्वायर रूट में आ गया प्लस माइनस 4/3। तो आंसर इज बी पार्ट। तो बच्चों आपको अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही तीन कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं बार बार। इक्वल रूट्स के लिए d इक्वल टू 0, रियल और डिस्टिंक्ट के लिए d ग्रेटर देन 0, नॉन रियल रूट्स के लिए d लेस देन 0। बाकी बच्चों कुछ नहीं होता, तब से आप यही कर रहे हैं बार बार। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the sum of the square of the roots of the quadratic equation is 40। चलिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, वो आपने लिख दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जल्दी से बताइए, दो रूट्स अगर हम एज्यूम कर लें अल्फा और बीटा, तो उनको जल्दी से बताओ इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा। -b/a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मींस 8। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, c/a, यानी कि k/1, दैट मींस k। क्या लिखा है, k की वैल्यू निकालनी है आपको, किस कंडीशन पे, find the value of k such that the sum of the square of the roots, यानी sum of square of the roots, square of the roots का sum, ये मैंने लिख दिया, that means अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो किसके इक्वल है, 40 के। बस बच्चों क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लिख लो सही से। आप क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो पहले से जानते हो ना, जानते हो कि नहीं जानते हो, यहाँ मैं लिख देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो बच्चों यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा, जल्दी से लिख दो, वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। समझ में आया बच्चों, मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया। मेरे ख्याल से आप लोग को ये कॉन्सेप्ट
समझ में आ गया होगा। चलिए तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा कितना है 8, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर। अल्फा बीटा कितना है k, दैट मींस k हो गया इज इक्वल टू 40। अब बच्चों यहाँ से k आ जाएगा, ये हो गया बच्चों 64 माइनस 40 इज इक्वल टू 2k, दैट मींस 64 माइनस 40 कितना हुआ 4 माइनस 0 4, 6 माइनस 4 2 इज इक्वल टू 2k, दैट मींस k इज इक्वल टू 24/2, दैट मींस 12। तो आंसर कितना हुआ ए पार्ट का व्हिच इज 12। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 में? लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो तुम कहोगे ये तो बच्चों फिर आ गया कंडीशन, हमें क्या करना पड़ेगा सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, जैसे इक्वल टू 0 करेंगे आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसको अगर आप चाहें तो नेक्स्ट पेज में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, तो इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाने की कोशिश करता हूँ। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 30। चलिए तो बच्चों मैं ऐसा करता हूँ सिर्फ इक्वेशन को ही कॉपी कर लेता हूँ। ये आपकी इक्वेशन है ये, ठीक है, ये बच्चों मैंने इक्वेशन को सिर्फ कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पर आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ। ये बच्चों मैंने इक्वेशन आपको अलग से लिख दी। चलिए जल्दी से आप उनको बताइए कि यहाँ पे आपको कौन कौन से टर्म्स नजर आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस पी, इसको बच्चों जल्दी से लिखो कंपेरेबल फॉर्म में। कैसे कंपेरेबल फॉर्म होता है? सबसे पहले आप लिखिए एक्स स्क्वायर, अंडर मल्टीप्लाई करिए क्या आ जाएगा 4px, फिर क्या बचेगा p स्क्वायर, फिर p अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों जब आप इसको कंपेयर करोगे तो किससे करते हो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बच्चों नजर आने लगा a क्या है 1, b क्या होता है x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 4p, c कितना है व्हिच इज p स्क्वायर माइनस p प्लस 2। हो गया, समझ में आ गया। इक्वल रूट्स के लिए आप क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4a तो 1 हो गया, c को इक्वल टू क्या कर देंगे 0। इसको बच्चों जल्दी से सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया 4 4 जा 16p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4p माइनस 8 इक्वल टू 0। 16p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर कितना हुआ 12p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 8 इक्वल टू 0। पूरे में बच्चों 4 का मल्टीपल है, डिवाइड कर दो 4 से, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, फैक्टराइज कर दो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 कर दें तो ये हो जाएगा 3 यानी कि 3p माइनस 2p माइनस 2 इक्वल टू 0। ये बच्चों मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया। चलिए जल्दी से कर लीजिए, इसमें 3p कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या आएगा p प्लस 1, सर मैं इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा p प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी फैक्टर क्या हुए बच्चों, ये आया 3p माइनस 2 एंड p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों इसके फैक्टर होते हैं, समझ में आ गया। दैट मीन्स p की दो वैल्यूज आ गई, क्या क्या आ गया बच्चों, p आपका निकल के आया है -1 और 2/3, -1 एंड 2/3। चेक कर लीजिए -1 एंड 2/3। ये बच्चों आपका ए पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका कंप्लीट कर दिया। 13 जैसे ही बच्चों मिलते जुलते और भी क्वेश्चन है 14 15 16, तो उसको हम लोग डिस्कशन बाद में स्टार्ट करेंगे।